हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो सेल साइकिल है उसका हमारा ये थर्ड लेक्चर है। और हमने इसमें अब लास्ट जो साइकिल थी उसमें हमने साइक्लिन के डिस्ट्रक्शन ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इसमें जो है वो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर या इसको माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं। हमने कल कहा था कि जो साइक्लिन है और सीडीकेज मिलकर के काम करते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के जो है वो एमपीएफ कहा जाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि जो साइक्लिन होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये माइटोसिस के अंदर जो साइक्लिन की हम बात कर रहे हैं, जो माइटोसिस हो रहा है उसके अंदर जो साइक्लिन है वो साइक्लिन बी टाइप का होता है। तो ये जो साइक्लिन बी है प्लस जो सीडीकेज होते हैं ये मिलकर के माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर कहलाते हैं। और ये याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर भी एमपीएफ को डाल दिया जाता है वो सेल हमेशा ही जो है वो डिवाइड करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एमपीएफ है वो इंडिकेट्स करता है, जहाँ पे भी ये होगा वो सेल के डिवीज़न को इंडिकेट करेगा। जैसा आप इसमें अंदर देख रहे हैं कि हमने क्या है कि एमपीएफ लिया है फ्रॉम मेटाफेज सेकेंड अरेस्टेड oocyte, यानी जो oocyte है उसके अंदर मेटाफेज को अरेस्ट कर दिया, यानी मेटाफेज सेकेंड चल रही थी वहीं वो उसको रोक दिया गया और वहाँ से जो है वो इस एमपीएफ को सेपरेट आउट किया गया। और वहाँ से जो है आपने इसको G2 अरेस्टेड का मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, मतलब वहाँ पे उस चीज़ को रोक दिया गया। तो G2 अरेस्टेड oocyte के अंदर इसको जब इंसर्ट किया गया तो ये सेल जो है वो अभी G2 में थी, अभी एम फेज में नहीं गई थी, पर ये सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही आपने जो है कॉल्चिसिन ट्रीटेड जो सेल होती है वहाँ से आपने एमपीएफ को जो है सेपरेट आउट किया। और अगर नॉर्मल सेल में अगर आपने डाला जो कि G2 अरेस्टेड सेल है तो वहाँ पर oocyte के अंदर तो ये सेल भी डिवाइड करेगी। एमपीएफ जो होता है आप ये समझिए ये एक पूरी बस है जिसका कंडक्टर जो है, कल मैंने बस को तो जो है वो सीडीकेज कहा था, और लेकिन अगर हम नॉर्मल बात कर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमपीएफ एक बस है और सीडीकेज जो होते हैं उन्हें वो कंडक्टर उन्हें कहीं पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं वो साइक्लिन्स होते हैं और वही जो है वो पूरे इस जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है साइक्लिन का और सीडीकेज को उसको डायरेक्ट करते हैं और ये दोनों मिलके कहलाते हैं एमपीएफ। और ये जो एमपीएफ होते हैं दे आर इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होते हैं। इसका हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, इसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया गया था बाय द हेंस, जो है हेंस स्पियर्समैन एक्सपेरिमेंट कहलाता है वो। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं कि जीनोपस की oocyte से जो है वो जो oocyte है उसको ई न्यूक्लियोटाइड कंडीशन, मतलब न्यूक्लियस को हटा दिया गया, ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई और उसके अंदर एक सोमेटिक सेल का नॉर्मल न्यूक्लियाई उसमें इंसर्ट किया गया। और जब उसके अंदर इंसर्ट किया गया सोमेटिक सेल का तो उसमें जैसे ही एमपीएफ को डाला गया, एमपीएफ जो है वो फ्रॉम ह्यूमन हो सकता है, तो मतलब oocyte जो है वो फ्रॉग का था, जीनोपस का था, और एमपीएफ जो था वो ह्यूमन का था। डालने के ऊपर भी सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। मतलब एमपीएफ जो होते हैं दे आर एवोल्यूशनरी कंजर्व, आप किसी भी सेल में कहीं पे भी डालें तो वो डिवीज़न ही करेंगे। रोल ऑफ साइक्लिन्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। साइक्लिन का बनना सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है, अगर उस सेल को डिवाइड होना ज़रूरी है। यानी एम फेज हमने जो बात की है G1 G2 S जो है G1 है, S है, G2 और M, तो एम फेज में क्या क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर एक ई न्यूक्लियोटाइड एग सेल है जिसके अंदर की एक जो है न्यूक्लियाई को ऐड किया गया, इसमें आरएनए डाला गया जो कि लो कंसंट्रेशन में था, और इसमें जो है ऐड वाइल्ड टाइप साइक्लिन बी mRNA। आपको जो ध्यान देना है वो है mRNA, यानी साइक्लिन बी अभी mRNA कंडीशन में प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और हमने इस सेल को जो है वो ट्रीट करवाया साइक्लोहेक्सेमाइड से। साइक्लोहेक्सेमाइड क्या है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये साइक्लिन बी अगर प्रोटीन है, अगर इसको डाला जाए सेल में हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एमपीएफ का पार्ट है और जहाँ पे साइक्लिन बी प्रेजेंट होगा वो सेल डिवाइड करनी चाहिए, लेकिन वो उस सेल ने यहाँ डिवाइड नहीं किया। क्यों? mRNA होने के बावजूद भी वो सेल डिवाइड नहीं कर पाए क्योंकि साइक्लोहेक्सामाइड ने इस mRNA से प्रोटीन को नहीं बनने दिया।
यानी प्रोटीन जो है उसको नहीं बनने दिया। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो क्या है, एक्टिवेट नहीं होगा और सेल का जो है वो डिवीज़न नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो साइक्लिन और एमपीएफ, इनका जो है वो देख रहे हो आप इस ग्राफ के अंदर कि जैसे जैसे एमपीएफ बढ़ता है साइक्लिन भी बढ़ता है, जैसे जैसे एमपीएफ का लेवल कम होता है तो साइक्लिन भी, यानी साइक्लिन के बढ़ने से एमपीएफ जो होता है वो एक्ट करेगा, और अगर साइक्लिन नहीं है तो एमपीएफ भी जो है वो एक्ट नहीं करेगा। ये साइक्लिन है, ये सीडीके हैं जो कि मिलके बना रहे हैं एमपीएफ, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। हाँ, आप देख रहे हो कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में हमने बताया, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, वो जो है VN अपॉन VC माइनस VN हम पढ़ चुके हैं इसका वॉल्यूम है। ये याद रखिएगा, जहाँ पर भी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी KI की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो वो सेल जो है वो डिवाइड करती है। ये मैंने आपको पहले वाले अपने जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें मैं बता चुकी हूँ कि KI की वैल्यू जो अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो सेल जो है उसको डिवाइड होना ही होगा। ये है एक सैकेरोमाइसिस पॉम्बे जो कि फिशन यीस्ट कहलाता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने म्यूटेशंस जो है वो ट्रीटेड जो है वो सेल साइकिल का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर किसी भी सेल के अंदर अगर एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो आर नॉट वर्किंग तो सेल डिवीज़न जो है वो इनहिबिट होगा, और अगर इनहिबिटर्स जो होते हैं किसी सेल साइकिल को रोकने वाले वो ओवर फंक्शनिंग करेंगे तो भी सेल डिवीज़न जो होगा वो इनहिबिट होगा, और ऐसा होगा तो जो सेल है उसकी जो साइज़ है वो डेफिनेटली लंबी होगी। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो डेफिनेटली वो सेल का जो साइज़ है वो बड़ा होगा, लेकिन अगर ओवर फंक्शनिंग है एक्टिवेटर्स, जो सेल साइकिल डिवीज़न को डिवाइड करने वाले जो एक्टिवेटर्स हैं उनकी ओवर फंक्शनिंग हो रही है और नो फंक्शन ऑफ इनहिबिटर्स को रोक नहीं रहे हैं, तो सैकेरोमाइसिस पॉम्बे के अंदर सेल डिवीज़न होता है और जो सेल्स बनती हैं वो कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। ये जो है हमारे सेल साइकिल इवेंट्स हैं, जैसे कि हम नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स MSc लेवल पे आपको जो है कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से काम होता है ये पढ़ना है। आपको ये नहीं पढ़ना कि कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर जो है वो मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, इसका कौन से फैक्टर्स और कहाँ पे जो है वो कैसे काम करते हैं इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो जो प्रोफेज है उसमें हम जनरली पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसेंबल हो जाता है, उसकी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और ये आपको ये नहीं कहना कि ये डिग्रेड हो जाता है, हम कहते हैं डिसअपियर हो गया है ना, डिसेंबल हो गया है, उसकी असेंबली जो है वो यानी एक जगह जब इकट्ठे हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाता है। होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो लेमिना है वो जो है 3 प्रकार के लेमिन से बनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो A, B एंड C। A एंड C जो होते हैं दे आर बोथ आर कोडेड बाय सेम mRNA, एक ही mRNA से कोडेड होते हैं, बट लेमिन A जो होता है उसमें वो 133 अमाइनो एसिड लॉन्गर है। आपको ये पता होगा कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, और जो ल्यूमिन B होता है, लेमिन जो B होता है वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसाइकल जो होता है उससे ये जो है एसोसिएटेड रहता है। तो जब लेमिन A एंड जो ये तो यहाँ पे B वाला जो होता है वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसाइकल से जो है एसोसिएटेड रहेगा, और A और C जो होते हैं दे गेट फास्फोराइलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या होगा, ये जो MPF होता है ये मेटाफेज तक काम करता है और फिर एनाफेज से APC काम करना स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज तक ये जो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर या मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है वो इस जो सेल है उसको मेटाफेज स्टेज तक लेकर आता है। तो जितना भी ये काम करेगा वो एक ही तरीके से करता है, वो है जो भी चीज़ को इसको डिसइंटीग्रेट करना होता है, उसको तोड़ना होता है, डिसेंबल करना होता है, तो उन सब के लिए जो है वो यहाँ पे उसका फास्फोराइलेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि MPF जो है वो फास्फोराइलेट कर लेता है, फॉस्फेट को जोड़ देता है लेमिन A एंड C से जो है, और जब ये फास्फोराइलेट हो जाती हैं तो ये दोनों के दोनों जो है जाकर के साइटोसोल के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है। साइटोसोल के अंदर रिलीज़ हो गया तो इस तरह से न्यूक्लियर जो लेमिना है वो जो है डिसअपियर होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है।
जैसा कि आप देख रहे हो सेकंड वाला जो स्टेप होता है प्रोफेज का, वो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो छोटे और मोटे होने लग जाते हैं, उनका हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं, उनकी कॉइलिंग हो जाती है, और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है कंडेंसिन प्रोटीन। और ये एक्टिवेट कब होता है? जब इसका एमपीएफ, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर एमपीएफ जो है इसका फास्फोराइलेशन कर देगा। तो क्या होता है, ये जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो डीएनए है उससे जो है ये बाइंड हो जाएगा। डीएनए जो है इसको मोर टाइट कर देगा और जो है सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो क्रोमोसोम छोटे और मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो थर्ड है वो है हमारी सीज ऑफ वेसिकुलर मूवमेंट। आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटीन जो एमआरएनए बनता है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, वहाँ से ये गोल्जी बॉडी में जाता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, तो इसको वेसिकुलर मूवमेंट कहा जाता है। तो जब प्रोफेज होता है तो सीज ऑफ वेसिकुलर मूवमेंट को रोक दिया जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि जो एमपीएफ होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन एमएएफ, उसका भी फास्फोराइलेशन, यानी किसी को भी रोकने के लिए जो है ये उसका फास्फोराइलेशन कर देते हैं, यानी उसमें फॉस्फेट जोड़ देते हैं। एम जो है वो ये जो डाइवर्ट कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन में हम उसको पढ़ते हैं, तो जो कि अपना वेसिकुलर मूवमेंट करवा रही थी, जो कि प्रोटीन बन रहा था आपके ईआर पे, उसको गोल्जी बॉडी और वहाँ तक पहुँचा रही थी। वो उसको कहते हैं कि उसको वो तुम ये काम छोड़ो और आपको जो है वो आपको क्या करना है, स्पिंडल फॉर्मेशन में जो है अपना इन्वॉल्वमेंट करना। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं उनका फास्फोराइलेशन जब होता है तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, और डीफास्फोराइलेशन होता है तो फिर वो जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो वेसिकुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं।